Welcome to everyone to my YouTube channel KV1 Study Time। आज मैं आपके साथ बीएड की एक फ़ाइल शेयर करने जा रही हूँ। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ाइल बनती है। हमारा बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर होता है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ओके, तो उसी के रिलेटेड एक फ़ाइल बनती है और उसी फाइल की पीपीटी भी बनती है। ओके, तो मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर ये पीपीटी अगर आपके हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, अगर आप बीएड के लेसन प्लान देखना चाहते हो, देन अदर फाइल्स देखना चाहते हो, देन बीएड के नोट्स, तो मैंने अपने चैनल पे कुछ नोट्स और लेसन प्लान्स एंड देन अदर मटेरियल जो बीएड के रिलेटेड है वो शेयर किया हुआ है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से वो भी देख सकते हो। देन स्टार्ट करते हैं आगे। तो फर्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैंने अपनी जो है अपनी सब्जेक्ट का नाम, कॉलेज नेम, रोल नंबर और सबमिटेड बाय और सबमिटेड टू, ये सब लिखा हुआ है। ये फर्स्ट पेज जो हमारा बनता है स्लाइड में वो है। देन इसके बाद स्लाइड सेकंड में टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑन एनपीई 1986 एंड एनसीएफ 2005। ओके, रिफ्लेक्टिंग जो हमारा था पेपर था, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट्स। इसमें जो हमें जैसे हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन की हुई है एनपीई 1986 एंड एनसीएफ 2005 की, एंड देन इसके बाद हमने जो है टैक्सेस पर जो मतलब हमारे जो सब्जेक्ट है, जो बीएड में हमारे सब्जेक्ट है उनकी रिफ्लेक्टिंग करनी है। ओके, देन जैसे हमारा साइंस और मैथ है, हमने साइंस और मैथ की बुक में करनी है। ओके, एंड फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें एनसीएफ 2005। सबसे पहले इस स्लाइड में हमने इसकी इंट्रोडक्शन बताई हुई है। इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताया हुआ कि एनसीएफ के बारे में बताया कि एनसीएफ क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये पॉलिसी जो है 2005 से पहले भी आई थी। ये 4 टाइम पॉलिसी आ चुकी थी। 2005 में ये 4 टाइम आई थी। ओके, सबसे पहले ये आई थी 1972 में, देन उसके बाद आई 1988 में, देन उसके बाद आई 2000 में एंड देन 4th टाइम आई 2005 में। ओके, ये जो पॉलिसी थी ये एनसीईआरटी के द्वारा जो लाई गई थी। इसमें क्या था कि जो हमारा करिकुलम है, जैसे हमारा सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, प्रैक्टिस है, टीचर ट्रेनिंग है, ये सब मतलब कि उसको जो जैसे भी हमारा जो है नए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया था। मतलब कि एजुकेशन को और ज़्यादा डेवलप करें हम अपनी कंट्री में, उसके रिलेटेड जो था ये फ्रेमवर्क लाया गया था। ओके, देन इसको जो है सीबीएसई ने भी अप्रूव किया था सितंबर 2005 में। और एनसीएफ जो था 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड किया गया था और 17 स्टेट के जो सिलेबस था उनमें इन्फ्लुएंस्ड किया गया था। ओके, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड पर इसकी एम्स दी हुई है। एम्स वही है कि इस फ्रेमवर्क में जो है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक का सिलेबस है, टीचर प्रैक्टिस है, उसको जो है सोशल प्रोग्राम एजुकेशन को मतलब कि सोसाइटी के साथ जोड़ा जाए। कैसे हम बुक्स से सारा रोट लर्निंग ना करके बुक्स से थोड़ा हट के बाहर की दुनिया के साथ जो है अपने सिलेबस को रिलेट करके
टीच करें। ओके, ये थे इसकी एम। ओके, देन अदर इसकी जो भी है अब उनको देख लेना। NCF डिफर फ्रॉम करिकुलम एंड सिलेबस, ठीक है। इट प्रोवाइड गाइडलाइन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन एंड देन NCF जो था बेस्ड था साइकोलॉजी पर, ठीक है। पहले जो आया था NCF वो बिहेवियर साइकोलॉजी पर बेस्ड था, बट जो 2005 में आया था वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पर बेस्ड था। ओके, उसमें ये था कि ऐसे उसको करिकुलम को फ्रेम किया गया था कि बच्चे जो है अपनी जो है थिंकिंग को कंस्ट्रक्ट करें। ओके, उसी के बेस पर था ये करिकुलम। ओके, देन ये बाकी आप डिटेल में पढ़ लेना। तो ठीक है, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ इस स्लाइड में क्या है। ओके, तो इसके आगे जो इसके मेन फीचर्स थे वो बताए हुए हैं। ओके, सबसे पहले फीचर देखते हैं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विद स्पेशल फोकस। मतलब जो भी नेशनल जो एजुकेशन सिस्टम था उसको स्ट्रेंथन करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, किन किन स्पेशल आउटकम पर फोकस किया गया था, टू अपहोल्ड वैल्यू enshrined in the Constitution of India, reduction of curriculum load, common school system। ओके, कि मतलब कि करिकुलम का जो लोड होता है, जो सिलेबस का बच्चों पर बोझ होता है कि इसको सिलेबस को कवर करना है, इतना सिलेबस है, टीचर के ऊपर बर्डन होता है। ओके, स्कूल पर बर्डन होता है पूरे, ठीक है, उसको रिडक्शन किया गई थी। ओके, देन इस पर फोकस किया गया था, वैल्यूज़ पर फोकस किया गया था। देन एक कॉमन स्कूल सिस्टम बनाया गया था, इसमें इस करिकुलम फ्रेमवर्क के में फोकस किया गया था कि एक कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। ओके, देन इसके बाद जो है एनहेंसिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रैदर देन रिमेन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। वही है कि बच्चे का जो इस करिकुलम में एनहेंस किया गया था कि जो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, रैदर दैन कि सिर्फ वो टेक्स्ट बुक की पढ़ता रहे। सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा जोर नहीं देना, जो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकती है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है जी सर, उसकी मेंटल डेवलपमेंट होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए उसका जो है। देन अदर एक्सपेक्ट को देखते हुए ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी, सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही नहीं पर ही नहीं जोर देना, ठीक है। देन उसके आगे ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। मीन्स कि ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब ऐसे हमने उसको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने, ऐसे ऑर्गेनाइज करने हैं एक्सपीरियंस कि वो एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज, मतलब ऐसी लर्निंग करवानी है उसको कि वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके, वो अपनी जो थिंकिंग को अपनी कुछ भी वो अगर बुक से पढ़ता है या अदर चीज़ों से मतलब देख कर सुन कर कहीं से भी वो अपनी नॉलेज को अपनी थिंकिंग को खुद डेवलप करे, खुद कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करे। ओके, और उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी डेवलप हो, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था इस करिकुलम में। देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें पैराडिज्म शिफ्ट इन पेडालॉजी, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है, फ्रॉम बर्डन सम लर्निंग टू बर्डन फ्री लर्निंग। मीन्स कि जो बर्डन होता है लर्निंग का उसको कम करके हमने बर्डन फ्री लर्निंग करवानी है बच्चों को। ये नहीं करना कि ये इतना सिलेबस है, इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वो चीज़ नहीं करनी हमने।
ठीक है। फ्रॉम सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम टू इंटीग्रेटेड करिकुलम, मतलब कि सब्जेक्ट सेंटर का मतलब जैसे हम मैथ का सब्जेक्ट पढ़ रही हैं तो हमने सिर्फ मैथ पर ही ज़्यादा फोकस नहीं करना, मैथ को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है अदर करिकुलम के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ उसको इंटीग्रेट करके करवाना है। क्या रिलेशन है मैथ की और अदर सब्जेक्ट की, आउट साइड द स्कूल क्या उसका रिलेशन है, ऐसे करके उसको करवाना है। ओके, देन आ गया फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन, मीन्स कि टीचर सेंटर ना होकर एजुकेशन एक लर्नर सेंटर हो जाए। मीन्स पहले ये था कि टीचर को होता था कि टीचर को पता था ये सिलेबस है और ये सिलेबस वो ब्लैक बोर्ड पर कर देते थे, सारा कंप्लीट नोट्स बनवा देते थे, सब कुछ कर देते थे। लेकिन उसमें क्या था कि बच्चों की जो पार्टिसिपेशन थी वो कम होती थी, बच्चों को इन्वॉल्व कम किया जाता था। लेकिन इस जो NCF करिकुलम के अकॉर्डिंग क्या आया था कि टीचर सेंटर ना होकर स्टूडेंट सेंटर कर देना है, ताकि स्टूडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। ओके, ये था। देन आगे फ्रॉम बिहेवियर टू कंस्ट्रक्शन, मतलब उनका बिहेवियर पर फोकस हटाकर उनकी जो वो अपनी थिंकिंग को कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, ये था। एंड देन उसके आ गया फ्रॉम रोट लर्निंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि ये नहीं है कि ये सिलेबस है आपका, इसको रट लो बस, ये जो है थिंकिंग चेंज करनी थी, और जो है जो भी उनकी प्रॉब्लम है कि जो भी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो उनकी दूर करनी है, कि जो प्रॉब्लम्स जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करने की कोशिश करनी है। देन इसके आगे इस स्लाइड में क्या बताया हुआ है, NCF 2005 began with the quotation from Tagore's essay Civilization and the Progress, in which the part reminds us that creative spirit and genius joy are key in the world. मीन्स कि NCF 2005 जब आया था तो टैगोर ने अपनी कोटेशन दी थी, वही बताया हुआ है। देन आप बाकी पढ़ लेना इसमें जो भी होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है इसके प्रिंसिपल क्या थे। ठीक है, NCF के जो प्रिंसिपल थे वो क्या थे। फर्स्ट है कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ओके, जो भी उनकी नॉलेज है वो आउटसाइड द स्कूल भी होनी चाहिए, उनकी जो नॉलेज है उसको लाइफ आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के आउटसाइड जो लाइफ है उसके साथ में कनेक्ट करके करवाना है। इंश्योरिंग द लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड, वही जो पीछे बताया मैंने कि रोट मेथड नहीं करवाना उनको। ठीक है, एनहेंसिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, मेकिंग examination more flexible and integration them with classroom, nurturing an overriding identity informed by caring concern within the democratic polity of the country. ओके, ये आप खुद पढ़ लेना। ओवरऑल इवैल्यूएशन दी हुई है, इवैल्यूएट क्या करते हैं, जो भी हमने जिस स्लाइड पीछे बनाई है हमने क्या बताया उसकी इवैल्यूएशन है बस। द वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, पीयर एंड ओल्डर पीपल टू एनहेंस लर्निंग, कि हमने जो है इन्वायरमेंट पीयर एंड ओल्डर के साथ उनकी इंटरेक्शन करानी है, ताकि उनके अंदर जो लर्निंग को लेकर सिर्फ बुक्स से नहीं लर्निंग होती, हम अपने बुजुर्गों के साथ जब बैठते हैं, पढ़ते उनके साथ कहानियाँ सुनते हैं, बातें करते हैं, देन अपने पीयर के साथ, देन हम जो भी अपने आसपास के लोग हैं, जहाँ कुछ भी हो रहा है, कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनमें जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यूज़ सीखने को मिलती है। हम धार्मिक स्थल में जाते हैं, वहाँ से हमें स्पिरिचुअल वैल्यूज़ सीखने को मिलती हैं। इन पर हमने ज़्यादा जोर देना। ओके,
देन उसके बाद दैट लर्निंग टास्क मस्ट बी डिज़ाइन टू अनएबल चिल्ड्रन टू सीक नॉलेज अदर दैन टेक्स्ट बुक्स। वही चीज़ मैंने बताई आपको पहले। द नीड टू मूव अवे फ्रॉम द हर पर्सन लेसन प्लान टू प्रिपेयर प्लान एक्टिविटी दैट चैलेंज चिल्ड्रन टू थिंक एंड ट्राई आउट व्हाट दे आर लर्निंग। ओके, आप पढ़ लेना जो भी आगे कंक्लूजन बताई हुई है। कंक्लूजन में पहले मैंने इवैल्यूएशन में बता दिया। कंक्लूजन में क्या है, पूरी जो स्लाइड बनाई है हमने एनसीएफ के रिलेटेड जो जो हमने बताया हुआ उसके रिलेटेड कंक्लूजन देना कि क्या क्या हमने बताया। ओके जी, आप पढ़ लेना। ओके, देन इसके बाद एनपीई 1986 आ गया। एनपी 1986 एक एजुकेशन पॉलिसी थी। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। इस डॉक्यूमेंट में क्या था कि जो भी एजुकेशन है, जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन से स्टार्ट होती है और यूनिवर्सिटी लेवल तक हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें क्या था, ऑल एक्सपेक्ट्स को कवर करना है एजुकेशन के रिलेटेड जो भी एक्सपेक्ट्स है। ये जो पॉलिसी थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्मुलेट की गई थी टू प्रमोट एजुकेशन अमंगस्ट इंडियन पीपल, ताकि इंडियन पीपल के अंदर जो है एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। क्योंकि 1947 में हमारा जो देश था, वो कंट्री थी, वो आज़ाद हुई थी। उसके बाद लोगों में इतनी मतलब कि एजुकेशन को लेकर थी नहीं कि एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लोगों उसमें लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा कम था, बहुत ज़्यादा लिटरेट पीपल थे। तो बस उसी को लेकर ये पॉलिसी बनाई गई थी ताकि लोगों में एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, एजुकेशन की जो महत्ता उसको उनको समझाया जाए कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों करवानी चाहिए। ठीक है, तो उसको एजुकेशन प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी आई थी। ओके, द फर्स्ट एनपीई जो है वो 1968 में आई थी। वो गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ही आई थी। उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंदिरा गांधी थी एंड सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जब थी इंदिरा गांधी, तब आई थी 1986 में एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। देन जब सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी एंड तब आई सेकंड टाइम। ओके, देन इसी स्लाइड पर इसकी नीड्स बताई हुई हैं। देयर वाज एन अर्जेंट नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ असेस क्वालिटी, क्वांटिटी एंड utility and financial outlay accumulated over the years which were massive in the proportions. Okay, then आप पढ़ लेना इसको। देन इसके आगे इसके साइलेंट फीचर बताए हुए हैं। देन कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर होगा, ये बताया। फिर देन उसके बाद उसका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विद द कॉमन कोर विल इंक्लूड हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। मतलब कि एजुकेशन का जो करिकुलम था उनमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। उसमें क्या था कि हिस्ट्री जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स हुई हैं उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस के बारे में इंक्लूड होना चाहिए। अदर कंटेंट जो भी इंसेंशियल टू नर्चर नेशन आइडेंटिटी, जो भी नेशनल आइडेंटिटी है उसके बारे में उस कंटेंट होना चाहिए। ओके, देन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होनी चाहिए। प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म्स, मीनिंगफुल पार्टनरशिप, वैल्यू एजुकेशन, एजुकेशन फॉर इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, चाइल्ड सेंटर अप्रोच, ये सब इसकी जो थी साइलेंट फीचर थे इसके। ओके,
कि मिनिमम लेवल लर्निंग होनी चाहिए, मीनिंगफुल पार्टनरशिप होनी चाहिए, वैल्यूएबल एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मीन्स जैसे इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट किया उन्होंने कि इंग्लिश ज़्यादा आनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद एम आ जाती है। एम में क्या है कि एजुकेशन फॉर ऑल, कि सबके लिए एजुकेशन होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि इस कास्ट का तो इसको एजुकेशन देनी चाहिए और वो छोटी कास्ट का तो उसको नहीं देनी चाहिए, ये सब नहीं चलेगा। ये राजा के बेटा के तो इसको एजुकेशन का हक है और जो गरीब का बच्चा उसको नहीं, ये सब नहीं चलेगा इसमें। देन कम्प्लीटली मैन सेंटर्ड, और ये मैन सेंटर्ड ही थी कम्प्लीटली इसकी एम, कि इसको मैन फेसिंग द फ्यूचर प्रॉब्लम्स, जो फ्यूचर प्रॉब्लम है उनको कैसे फेस किया जाए, इसकी जो एजुकेशन को लेकर जो भी प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में उसको फेस किया जाएगा। देन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होगी बेस्ड ऑन बेसिक वैल्यू, जो भी हमारी बेसिक वैल्यू है उस पर बेस्ड थी ये पॉलिसी। आगे कंक्लूजन बताई हुई है इसमें, ये आप पढ़ लेना खुद से। देन आगे जो हमारे सब्जेक्ट थे, जैसे हमारा मैथ का सब्जेक्ट था तो मैथ पर हमने रिफ्लेक्शन की हुई है मैथ की बुक पर। मैंने यहाँ पर 9th क्लास की बुक पर रिफ्लेक्शन की हुई है। तो इसमें सबसे पहले हमने लिख लेना है इस स्लाइड में कि बुक कौन सी है। बुक इशूड बाय, जैसे एनसीईआरटी के द्वारा इशूड बुक है ये। नेम ऑफ बुक मैथमेटिक्स है। टोटल इसके चैप्टर कितने वो भी लिखने हैं। टोटल केजेस कितने, केजेस मीन्स पेजेस कितने हैं। देन इसके जहाँ पर पेजेस ही आने चाहिए, इसमें केजेस की जगह पेजेस होनी चाहिए, ये मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर भी आना चाहिए। देन इसके आगे जो है कंटेंट बताए हुए हैं, चैप्टर्स के नेम लिखे हुए हैं सब के। जैसे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, सेकंड पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, circle construction, and then Heron's formula, surface area and volume, statistics, probability। ओके, ये सारे चैप्टर्स के नेम लिखे हुए हैं। देन इसके आगे स्लाइड में जो है हमने रिफ्लेक्शन की हुई है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में जेंडर पर्सपेक्टिव देखना है, हेल्थ देखनी है एंड इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव। सबसे पहले जेंडर, अगर जेंडर की बात की हुई है तो वो लिख देना, अगर नहीं की हुई तो नॉट स्पेसिफाइड। देन हेल्थ के बारे में बात की है तो लिख देना। जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ फर्स्ट चैप्टर में जस्ट, उन्होंने लाइन चैप्टर था तो लाइन चैप्टर ही था फर्स्ट। हाँ, नंबर सिस्टम में एक नंबर लाइन बनती है, उसी के रिलेटेड उसमें बताया हुआ था तो मैंने ये लिख दिया हुआ है। जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो ऑन वॉकिंग along दिस नंबर लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो इसमें हेल्थ को रिलेटेड वॉकिंग की बात की हुई है तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं था तो नॉट स्पेसिफाइड। ओके, यही लिखना हर चैप्टर में, यही लिखना है। अगर जेंडर की बात की हुई है तो जेंडर के बारे में लिख देना, अगर हेल्थ के बारे में बात की हुई है तो हेल्थ के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में बात की हुई है तो इन्वायरमेंट के बारे में। ओके, दैन नेक्स्ट चैप्टर में अगर नहीं की हुई तो नॉट स्पेसिफाई लिख देना, ठीक है। इसके बाद इसमें भी यही लिखा हुआ, ठीक है। चैप्टर थर्ड में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। जेंडर के बारे में बात नहीं की हुई है, हेल्थ के बारे में बात की हुई है तो वो लिख दिया। दैन उसके बाद चैप्टर 4 में भी
ऐसे जैसे क्वेश्चन था पेज नंबर 75 पर, तो वो लिख दिया हुआ यहाँ पर। देन इसके बाद 4th के बाद सीधा 9th, शायद जहाँ से 1-2 जो है स्लाइड वो मिस होगी, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। ओके, देन इसके बाद 9th चैप्टर में बताया हुआ है, ठीक है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, तो वो लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ था तो वो लिख लिया। देन इसके बाद 10th चैप्टर में, 11th में और 12th में जो बताया हो, जिसके पर्सपेक्टिव में बताया हो वो लिख दिया। जहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर ही सीधा लिख दिया हुआ है। अगर आप उस क्वेश्चन को भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। जैसे पीछे क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर लिख दिया, ठीक है, आप देख सकते हो। जैसे चैप्टर 13 में एग्जाम्पल थी वो लिख दी, जेंडर पर्सपेक्टिव को लेकर, हेल्थ पर्सपेक्टिव को लेकर क्वेश्चन दिया था वो लिख दिया। ओके, देन उसके बाद 14 चैप्टर में 15 में जे सब लिखा हुआ। देन आगे आगे साइंस की बुक की बात। साइंस पर क्या है, साइंस की बुक का वैसे ही आगे पहले क्लास 8th की हमने साइंस की बुक ली हुई है, तो इसमें इशूड बाय एनसीईआरटी की बुक ली हुई है। नेम ऑफ बुक साइंस है, चैप्टर 18 है और पेजेस तो जी आप देख लेना आगे नेक्स्ट पेज पर इस कंटेंट बताया हुआ है, चैप्टर नेम सारे लिखे हुए हैं, ये देख लेना आप। जैसे फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्यू, ठीक है। देन 13 चैप्टर जहाँ तक साउंड तक लिखे हुए हैं। एंड देन नेक्स्ट स्लाइड पर इसके जो बाकी के चैप्टर नेम लिखे हुए हैं, पूरा कंटेंट जैसे इंडेक्स में लिखते हैं ना सारे चैप्टर के नाम, वैसे ही यहाँ पर लिख दिया। देन इवेल्यूएशन ऑफ द बुक, इवेल्यूएशन ऑफ द बुक में क्या करना है, पहले जेंडर पर्सपेक्टिव को लेकर, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, डिकेडिंग टैबूज रिगार्डिंग गर्ल्स, जेंडर, सेक्स, हेल्थ पर्सपेक्टिव को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर। ओके, इसमें क्या किया हुआ, उसमें तो साइंस मैथ की बुक में तो अलग अलग चैप्टर का किया हुआ है, इसमें इकट्ठी पूरी बुक का कर दिया हुआ है। जैसे जेंडर को लेकर पहेली वाला था, ठीक है, पहेली एंड बोझों की था, हर चैप्टर में उसकी बात की हुई थी, उसके बारे में लिखा हुआ है इसमें कि कौन से जेंडर का जो ज़्यादा फोकस किया हुआ है उसकी बात की हुई है इसमें। जेंडर पर्सपेक्टिव को लेकर विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात की हुई है कि बोथ मैन एंड वुमेन को इक्वली शो किया इन एक्टिव एंड पैसिव रोल, बोथ मैन एंड वुमेन आर शोइंग डूइंग मैनुअल वर्क। ओके, मतलब कि इसमें मैन एंड वुमेन को दोनों को इक्वली एक्टिव और पैसिव दोनों वे से शो किया हुआ। ओके, देन इसको डिकेइंग टैबूस रिगार्डिंग गर्ल्स, ओके, ये बताया। फिर जेंडर फेयर इक्विटेबल इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये उसके बारे में इवेलुएट किया हुआ है। फिर हेल्थ के पर्सपेक्टिव को लेकर जो भी साइंस बुक में हेल्थ के पर्सपेक्टिव को लेकर बात की है, जैसे अडोलसेंस जो चैप्टर है एंड पॉवर्टी वाला चैप्टर है उसमें बात की हुई है। हेल्थी लिविंग के बारे में बात की हुई है, हेल्थ इंक्लूसिव एस्पेक्ट के बारे में बात की हुई है, वो सब लिखा हुआ है इसमें। इन्वायरमेंट पर्पस को लेकर, पर्सपेक्टिव को लेकर, जैसे नेचुरल क्लाइमेट्स, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो चैप्टर है उसमें बात की हुई है, वो सब लिख दिया है। फिर देन सस्टेनेबिलिटी एयर डेवलपमेंट है, ये भी इन्वायरमेंट को रिलेटेड ही है। देन ये सब लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। देन आगे बुक कंक्लूजन करती है। ओके, देन बस इतना ही था। ये थी हमारी रिफ्लेक्शन, रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। ये सारी
थी हमारी स्लाइड्स। तो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। अगर आपको कोई भी डाउट है कि ये कैसे बनानी है, पीपीटी कैसे बनती है, तो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं और ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, और इसके साथ क्या मैं और ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करने की कोशिश करूँगी और वीडियो बनाऊँगी। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर एवरीवन।